मित्रों, सन 1972 की बात है, जब मैं मासिक पत्रिका अवकाश का संपादक था। उस समय अवकाश का प्रथम अंक छपने पर उन्हें देने गया। वह देखकर बहुत खुश हुए और भविष्य में एक कहानी देने की बात कही। हाँ, इतना अवश्य था कि आजकल के साहित्यकारों की तरह से उनके नाज नखरे नहीं उठाने पड़े। बड़े सरल और सहज तौर पर मुझे कहानी सौंप दी। उनकी कहानी को अच्छी साज सज्जा के साथ मैंने अवकाश में प्रकाशित किया। उसकी काफ़ी प्रशंसा हुई। सच बात तो ये है कि पंडित इलाचंद जोशी बहुत ही साधारण किस्म के असाधारण हैसियत के महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के धनी थे, जिनके अंदर हृदय के अंतरतम गहराई के नाप तौल करना समुद्र को नापना था। वह हिमालय की तरह ऊंचे तथा कठोर थे, तो अंदर से गंगा की तरह निर्मल तथा स्वच्छ। उनके मुख से अवकाश की प्रशंसा सुनकर मैं भी बहुत प्रोत्साहित हुआ। ये मेरा पहला इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला अवकाश का अंक था। वो इतने मगन हुए कि अपनी टूटी फूटी आवाज़ में मुझसे कहने लगे कि बहुत अच्छा प्रकाशित किया है, निरंतर ईश्वर आपको शक्ति दे। 7 अक्टूबर 1975 का शुभ दिन था। उस दिन मैंने जोशी जी के बारे में उन्हीं की जुबानी लिखना प्रारंभ किया। वह हल्के जोगिया रंग का कुर्ता पहने हुए थे। जोशी जी के साथ जिस कमरे में मैं बैठा हुआ था, उसके 2 भाग थे। कुछ देर बाद एक भाग से ढोलक का स्वर सुनाई देने लगा। वह कविता सविता का संयुक्त स्वर था। दोनों आपस में ढोलक पर भजन गा रही थीं। कभी कभी उनकी दादी हरप्रिया जोशी का मिला जुला स्वर कानों में पड़ जाता। जोशी जी के साथ बैठा गंभीर विषय पर बातें कर रहा था कि इतने में वह एक साथ ढोलक बंद कर कमरे में आ गई। जोशी जी ने उन दोनों बच्चियों से कहा, जाओ मम्मी से गेट पास लाओ, तब कमरे में आने की अनुमति मिलेगी। वो दोनों चली गईं। लौटी तो एक एक कागज़ दोनों के हाथ में था। उसमें कुछ छपा भी था। उन्होंने देखते ही कहा कि देखो, शैतानी कर रही हैं, अभिनय यहाँ ना आने के लिए डायरेक्ट मना करना पड़ेगा। उनके मना करने पर दोनों चली गईं। जोशी जी का स्वभाव वास्तव में बाल सुलभ था। वे हर क्षण भर में बालकों के प्रति मोहित हो जाते थे। क्षण भर में ही डांट भी देते थे और गंभीर भी हो जाते थे। पृथ्वी जिस तरह हर दुख का भार सहती है, किसी से कहती तक नहीं, उसी तरह कुछ इला का अपनापन था। पंडित इलाचंद जोशी का जन्म पौष शुक्ल त्रयोदशी 1959 संवत विक्रम तदनुसार 13 दिसंबर 1902 को हुआ। इनके पूर्वज मूलतः अल्मोड़ा में दन्या के निवासी थे, किंतु जोशी जी का जन्म अल्मोड़ा होने के नाते उन्हें कभी भी दन्या में रहने का मौका नहीं मिला। इनके पूर्वज पहले कन्नौज में ही रहते थे, किंतु 13वीं-14वीं शताब्दी में कन्नौज राज्य में उथल पुथल होने के कारण कन्नौज से उत्तर की ओर सुरक्षित स्थान ढूंढते हुए निकले। दन्या ही सुरक्षित स्थान लगा और वहीं बस गए। दन्या के पूर्व पश्चिम में हिमालय की श्रेणी, पर्वतों की कतार, उसके वक्षस्थल में हरी भरी उपजाऊ भूमि बहुत रमणीय लगता है। उस समय जमींदारी ही प्रमुख थी। खेतिहर लोग भेड़ों पर अनाज पहुंचाया करते थे, उसी से गुजर बसर होती रहती थी। जोशी जी के पिता पंडित चंद्र बल्लभ जोशी वन विभाग में चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर फॉरेस्ट के निजी सचिव थे। डॉक्टर हेमचंद जोशी इनके अग्रज थे। पहले इनका नाम हंसा दत्त था, किंतु बंगला प्रभाव के कारण चंद्र जुड़ना प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर वंश परंपरा का द्योतक बन गया। जन्म के पूर्व ही आपके पिता सेवानिवृत्त हो चुके थे। पेंशन बतौर 40 रुपये प्रति माह मिलती थी, उसी से पूरे परिवार का खर्च भी चलता था। पिताजी की स्मृति आते ही जोशी जी बहुत भावुक हो गए। उन्हें बड़े सहृदय मृदुल भाव से कहा, जब पिताजी को पहली तारीख को पे मिलती थी, तब हम भी अपनी आय मांगते थे। बहुत बड़ा पैसा होता था। 1 पैसे में उस समय 2 कच्ची मिलती थी। एक कच्ची से जलेबी, दूसरी दही अवश्य खाते थे।
जोशी जी धारा और प्रवाह बोले जा रहे थे। पिताजी को स्वभाव से पढ़ने, गाने और बजाने का शौक़ बहुत था। संगीत कला में पारंगत थे। जब मैं पैदा हुआ वे काफ़ी वृद्ध थे। तब उस उम्र में मैंने जाना कि लोग उन्हें बहुत अच्छा सितार वादक कहते हैं। मैं छुटपन से ही उनके साथ संगीत की बैठकों में जाया करता था और इस बात पर गौर करता था कि उनके सितार वादन से श्रोतागण किस तरह मुग्ध होते हैं। वे एक सितार को बराबर अपने सोने के कमरे में रखते थे, न हो तो वे सो नहीं पाएंगे। अर्धरात्रि में, रात्रि के तीसरे पहर में ही जब कभी मन किसी कारण से खिन्न या चंचल होता था तो अंधेरे कमरे में ही सितार बजाना शुरू कर देते थे। मैं नादान होने के कारण संगीत की विशेषताओं से तनिक भी समीप नहीं था। फिर भी जो संगीत वे अर्धरात्रि में बजाते थे उससे रह कर मन में एक अनजानी सी मूर्ति मेरे भीतर ही भीतर टीस मारती थी और लगता था कि इस छोटे से संकीर्ण दायरे में जन्म हुआ है। जीवन का विस्तार उससे अनंत गुना विशाल और विस्तृत है और साथ साथ सुंदर और मंगलमय भी। पिताजी एक विशिष्ट संगीतज्ञ होने के अतिरिक्त एक चित्रकार और मूर्तिकार भी थे। सावन के महीने में हमारे पहाड़ में संक्रांति के दिन शिव और पार्वती का पूजन बड़े समारोह के साथ होता था। इस अवसर पर हम बच्चे, मैं और मेरे भाई देखते थे और चकित रह जाते थे कि पिताजी किस तरह मिट्टी का एक बड़ा सा लोंदा लेकर तैयार करते थे और एक छोटी और पतली सी स्वनिर्मित छेनी से उस लोंदे को खोद कर कलात्मक ढंग से उसमें शिव और पार्वती की मूर्ति बना देते थे। लगता था उन्होंने तुलसीदास जी के शब्दों में पाहन ते परमेश्वर काढ़े को चरितार्थ कर दिया है। मूर्ति के खुद जाने के बाद उससे वे छोटी सी कूंची के द्वारा विविध प्रकार के रंगों की सहायता से एक अद्भुत चित्रकृति खड़ा कर देते थे। इस मूर्ति को बड़े समारोह में पूजा गृह में से एक अद्भुत चित्रकारी पूजा गृह में स्थापित कर दिया जाता था और तब विविध स्तुति मधुर मंत्रों से उसका पूजन होता था। प्रतिवर्ष सावन में कुछ विशेष अवसर पर यही क्रम दोहराया जाता। हम सब बच्चे बड़ी उत्सुकता से पिताजी की चित्रकारिता और मूर्ति निर्माण क्रिया को देख कर पुलकित, चकित, विस्मित होते थे। चित्रकारी मूर्ति निर्माण की पूरी क्रिया किसी जादूगरी से हमारे लिए तनिक भी कम नहीं थी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिस दिन गणेश पूजन होता था, हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित गणेश की बहुत प्राचीन और भोली मूर्ति को अपनी उसी मौलिक चित्रकला से रंग कर फेर कर मूर्ति को इस तरह सजीव कर देते थे कि लगता था गणेश जी पत्थर के आसन से प्रेम पूर्वक हम बच्चों को लड्डू बांटने के लिए उतर पड़ने को तैयार हैं और मुस्कुराकर हम बच्चों की आलिंगन करने के लिए उत्सुकता थी। मित्रों, ये सारे प्रसंग इतने अद्भुत थे कि जब वो पिताजी के बारे में अपने बतला रहे थे तो लग रहा था कि वो वास्तव में अपने पिता के परम भक्त हैं। और इतना मैं अवश्य कहूँगा कि पिता पुत्र का जो वैचारिक संबंध होता है वो जोशी जी के स्वभाव में निरंतर बना रहा है।